बहरीन की तस्वीर है कर्नल दानवीर। जी हाँ, और अलग अलग एंगल से आई तस्वीर है। अब आप इसे बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। बताया ये जा रहा है कि ये बेस है, यूएस मिलिट्री बेस है। I'll just come this side। ये यूएस मिलिट्री बेस है जहां पर अटैक हुआ है। ये बहरीन का है। अलग अलग एंगल से ली गई ये तस्वीर है, उसमें से एक एंगल, प्लीज वो सारे एंगल्स अगर आप हो सके तो हमें दिखाइएगा ताकि हम ये जुफैर नेवल बेस है, 5th फ्लीट का नेवल बेस है जहां पर ये हमला हुआ है, जिसकी ये तस्वीर हम ये देख पा रहे हैं। हाँ, ये जुबैर नेवल बेस है, जुफार, JUFAIR, जुफार, जुफैर जुफैर। जुफैर। हाँ, ये देखिए ना कैसे पड़खचे उड़ गए। जी देखिए ना। बिल्कुल। और ये बहुत मैसिव स्ट्राइक हुई है। हाँ। ये कोई छोटा मोटा बम नहीं है, ये मिसाइल स्ट्राइक हुई है, क्योंकि मुझे इतना तो बड़ा ये टीम ये बता रही है कि इसमें कहीं पर आपको बकायदा वो दिखेगी, आते हुए ऐसे गिरेगी, वो दिखेगी मिसाइल। अब आई डोंट थिंक ईरान के पास में इस तरीके की क्रूज मिसाइल्स नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली ये हाई ट्रेजेक्ट्री मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, और ये बैलिस्टिक मिसाइल का इम्पैक्ट है। ये देखिए यहाँ से आई है ये मैं देख रहा था, अब मैं हाँ। साथ में ये भी देख रहा था कि कुछ कौवे भी उड़ रहे हाँ, हैं, तो लेकिन क्या वो वो कौवा था? हाँ, यू राइट, वो अब उड़ेंगे, वो हाँ। अब उड़ेंगे। तो लेकिन उससे पहले जो हुआ है हाँ, अटैक, ये कबूतर और ये सब उड़ रहे हैं। लेकिन उससे पहले देखिए हाँ, ये हाँ। दैट्स अ मिसाइल। इनफैक्ट ये बिल्कुल, हाँ, तो ये बिल्कुल मिसाइल स्ट्राइक हुई है और लो एंगल पे स्ट्राइक हुई है। दैट मीन्स ये क्रूज मिसाइल का हमला है। जो लो एंगल पे अटैक होता है मिसाइल का, वो क्रूज मिसाइल से हमला है। हाँ। क्योंकि ईरान के पास ये सलाहियत नहीं है इस समय कि वो एयरबोर्न होकर और एयर टू ग्राउंड मिसाइल दाग सके। तो ये क्रूज मिसाइल का हमला बिल्कुल लगता है, बिकॉज लो प्रोफाइल में ये अटैक दिख रहा है, जैसा हमने अभी देखा कि। लेकिन अब कर्नल दानवीर, कुछ और तस्वीरें अगर आप यहाँ पर हमें दे पाए तो, क्योंकि साथ में हम दर्शकों को ये भी बता देंगे कि अब ये दूसरी तस्वीर आ रही है। ये इसी इलाके की हाँ, है, ये जैसा वही आप बता है, रहे हैं। मेरे ख्याल से ये वही है, बट इट्स अ डिफरेंट एंगल। या ये बहरीन में जो अटैक किया गया है, जी, जी। ये वही है। लेकिन ये यूएस मिलिट्री बेस ही है। अब ये तो बिल्कुल ऐसे कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन अब जैसा क्लेम किया जा रहा है कि यूएस बेस है, तो फिर इसको मान लेना चाहिए, क्योंकि और देयर इज़ नो अदर वे टू, जब तक कोई ऐसा चेन ना दिख जाए जिसके बारे में, जिसको देखकर हम पहचान के ये कह सके कि कंफर्म कि ये यूएस मिलिट्री बेस है, तब तक ये ऐसा कहना बहुत मुश्किल होगा। बट इसमें एक संभावना और भी है, ज़रूरी नहीं है कि ये मिसाइल्स बिल्कुल एक्यूरेट गया है। मिलिट्री बेसिस क्या इतनी प्रॉक्सिमिटी में होते होंगे? मिलिट्री बेसिस बेसिकली ये सारे के सारे ये एयरफील्ड्स हैं और उस किस्म के बेसिस हैं। तो ये हो सकता है कि जहाँ से ये वीडियो बनाया जा रहा है, ये जो बिल्डिंग है, ये मिलिट्री बेसिस के क्वार्टर्स हों या ऑफिसेज हों, उस तरीके की बिल्डिंग्स हो सकती हैं। बट अभी तक इस फुटेज में जो हम फुटेज देख रहे हैं, इसमें कोई ऐसा चिन्ह नज़र नहीं आ रहा है जिसको आप देखकर ये ऑथेंटिक इमीडिएट थ्रेट अभी आपको जो लग रहा है। अभी ये इन्होंने जो ईरान ने जो कर दिया है, वो अभी ये जो इस समय किया है, ये ईरान ने जो फायर किया है, अब इससे गेज हो गया उसकी कितनी पावर है, कहाँ कहाँ पे वो है, क्योंकि उसको भी ओपन अप करना पड़ा। अब ओपन अप जब ये कर लिया, जब ये दिख गया है, तो अब एक मैसिव स्ट्राइक और बहुत बड़े पैमाने पर होने वाली है। ये याद रहे रूबिका, यूएस और इजराइल की तरफ से फ्लीट हमने सुना बिल्कुल है कि वो आप ये एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट्स। इसमें मैं आपको ये बता दूं कि पिछले कुछ दिनों के अंदर 270 से ज़्यादा C-70 ट्रांसपोर्ट के बड़े बड़े जहाज जो हैं इजराइल पहुंचे हैं। तो कितना भारी लॉजिस्टिक्स वहां आया है। और F-22, so this is going to be navy और इट इज गोइंग टू बी ऑल एरियल सपोर्टेड बाय नेवी। नेवी से ये फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ेंगे। एयर बेसिस से जितने भी मिडिल ईस्ट में है, यहाँ इनका कोई इस्तेमाल नहीं होगा। ये सब अभी प्रिकॉशनरी पोजीशंस में चले गए हैं, अपने आप को शेल्टर्स में ले गए हैं। पूरे एसेट्स जो यूज होंगे अब वो सी बेस्ड एसेट्स यूज होंगे, चाहे वो मिसाइल्स हों, T-2 हो, F-35 हो, और अभी लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स का इस्तेमाल होना बाकी है, चाहे वो B-52 हो, B-2 हो, या कोई भी B-2 बॉम्बर हो। ये इनका इस्तेमाल अभी नहीं हुआ है। ये वो बॉम्बर है जिनका इस्तेमाल फर्दो, नतांज और उन इलाकों में हुआ था जून 25 को। वो तो 12 दिन चला था। ये आपको लगता है इट इज गोइंग टू गो लॉन्गर? इट डिपेंड्स। बोला जा रहा है, इजराइल की तरफ से भी बोला गया है, कई जगह से बोला गया है कि 4 दिन। अब ये 4 दिन, इट इज वेरी इजी टू स्टार्ट अ वॉर
ऐसे तो रशिया ने भी बोला था कि यूक्रेन हम युद्ध ऐसे समाप्त कर देंगे, वो ऐसे नहीं हुआ। तो ये कह रहे हैं कि 4 दिन तक हम टाइमलाइन लेके चल रहे हैं, तो 4 दिन में समाप्त होगा कि नहीं वो होगा? वाले वॉर की स्थिति और ये वाले वॉर की ज्योग्राफिकल जो स्थिति है वो बिल्कुल अलहदा है उसके अंदर तो फुट ट्रूप्स ऑन ग्राउंड इब्तिदाई से चले गए थे, शुरू हो अंदर गए घुस गए थे वो। लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ईरान अगल बगल अटैक करके एक तो लड़ाई होगी बगल वालों से, क्योंकि वो भी एक्टिव हो जाएंगे। ये बहुत स्ट्रेटेजिक मूव है ईरान की तरफ से। ईरान ने इन सबको लड़ाई में ड्रॉ कर लिया है, खींच लिया है जानबूझकर, क्योंकि जैसे ही आप इसका दायरा बढ़ाएंगे अपने आप ऑटोमेटिक प्रेशर पड़ता है अमेरिकन के ऊपर और इजराइल के ऊपर कि भाई बस करो, आपको और मेरे को इंपैक्ट करेगा, यहाँ पर हमारे प्राइसेस बढ़ेंगे। तो हम नहीं चाहेंगे कि ये कहानी इतनी लंबी खींचे, और आफ्टर ऑल ईरान भारत का एक बहुत पुराना दोस्त भी रहा हुआ है। तो ये हाउ इज इट गोइंग टू गेट सॉल्व्ड? मतलब ईरान क्या करेगा या इजराइल और यूएस क्या करेंगे कि ये वॉर रुक जाएगा? वो कौन सी अल्टीमेट इनका एम है कि वहां पर एक बहुत मैसिव अपराइजिंग हो जाए, IRGC बहुत कमजोर हो जाए और लोग जो हैं अपनी किस्मत का फैसला खुद कर लें। ये सिचुएशन इन लोगों ने प्लान करी लगती है। बूट्स ऑन ग्राउंड ऐसा बिल्कुल नहीं होगा वहां पर। इस तरीके से हालात बने रहेंगे। मतलब ये है कि आर्मी वहां चली जाए और आमने सामने की लड़ाई, वो नहीं होगा। वहां पे इतनी कमजोरी पैदा कर दी जाएगी रजीम के लिए कि वहां के जो लोग हैं वो दोबारा उठेंगे और वहां पर एक रेबेलियन होगा या रिवोल्ट होगा, और वहां पर वो तो हुआ ना दिसंबर में। लेकिन वो नाकामयाब रहा, क्योंकि IRGC कमजोर नहीं हुई थी, किसी ने उनके ऊपर हमला नहीं किया था। अब IRGC के ऊपर हमले हुए हैं, और आपने डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान, जो वॉर स्पीच जो उन्होंने दिया है, उन्होंने कहा है कि IRGC को बोला जा रहा, उन्होंने ये बोला है कि आप अपने हथियार कर दीजिए, आपको पूरी इम्यूनिटी दे दी जाएगी। तो ही इज आस्क्ड, सो दैट इज द एम। लेकिन पर ईरान तैयार होगा तब ना। ईरान को तैयार किया जाएगा। लड़ाई के अंदर तैयार कोई नहीं होता है, तैयार किया जाता है। तो कौन करेगा? ये मिसाइलें करेंगे। ये जो मिसाइल है क्रूज मिसाइल्स, ये क्रूज मिसाइल्स हैं, ये इजरायली अमेरिकन क्रूज मिसाइल्स, ये जो आपने हाईलाइट करके दिखाई, ये पुराना सवेरे का विजुअल है। ये टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल्स हैं। ये करेंगी, ये दुश्मन की विल को कमजोर करेंगी। और फिर मानना पड़ेगा, जब स्थितियां ऐसी पैदा हो जाएंगी, जब बिल्कुल एक अंधकार सा छा जाएगा, समझ नहीं आएगा, घबराहट होगी, तो क्या होगा? यही होगा जैसा सीरिया के अंदर हुआ था। सीरिया के अंदर असद की फौजें कैसे भागी थी आखिरी दौर में। नहीं, पर यूक्रेन मत भूलिए ना, यूक्रेन नहीं झुका ना। रशिया कितना पावरफुल था। यूक्रेन क्यों नहीं झुका? यूक्रेन इसलिए नहीं झुका, उसके पीछे बहुत बड़ा यूरोपियन सपोर्ट था, उसके पीछे अमेरिकन डॉलर्स और तो रशिया ईरान को सपोर्ट नहीं करेगा? रशिया अपने आप को सपोर्ट कर ले। इट्स नॉट पॉसिबल। आप बताइए ना, रशिया मतलब वो यूक्रेन से लड़ेगा कि ईरान का साथ देगा? रशिया अपने आप को तो सपोर्ट कर ले। चीन का इंटरेस्ट है, क्योंकि चीन के 20% जो तेल है वो यहां से जाता है, तो वो साथ देगा। वो लॉजिस्टिक साथ देगा, लेकिन उससे ज्यादा नहीं देगा। चीन कभी भी ऐसे दखल नहीं देता, उसका इतिहास रहा है। ये बंकर्स की तस्वीरें, ये देखिए, ये इजराइल में भी एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं। हमले के बाद बचने के लिए कैसे बंकर में लोग आए हैं, बंकर में गए हैं, और इजराइल ने अपने कुछ एयर बेसिस को भी इवैक्यूएट किया है। जो बेन गुरियन एयरपोर्ट है उसको भी खाली कराया है उसने। तो वहाँ भी, और नदर्न इजराइल के ऊपर हमले हुए हैं, नदर्न इजराइल के ऊपर भी ईरान की तरफ से हमला हुआ है। नहीं, हमने बहुत सी तस्वीरें देखी है जहाँ पर ये अटैक हुए हैं। अब हमारे साथ कुछ और मेहमान भी, कर्नल दानवी प्लीज टेक यू सीट, थैंक यू। हमारे साथ कुछ और मेहमान भी यहाँ पर बने हुए हैं। कर्नल राठौर भी हैं और साथ में शैलेंद्र वांगू भी है। शैलेंद्र, अब पूरी की पूरी सारी जो चीज़ें हैं उसको बहुत आसानी से यहाँ कर्नल दानवी ने समझाने की कोशिश की है कि नहीं, झुकना तो पड़ेगा, नहीं झुकेंगे, किसी एक को झुकना पड़ेगा। अब किसी एक में कौन वो होगा, कमज़ोर कौन, किसके ऊपर सबसे ज़्यादा दबाव होगा? एक तरफ है अमेरिका और इजराइल और दूसरी तरफ है ईरान। देखिए रूबिका, इस टाइम अगर हम प्रैक्टिकलिटी की बात देखें तो इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका और इजराइल मिलकर उन्होंने ईरान पर हमला किया है, और वो ये कह रहे हैं कि लिमिटेड स्ट्राइक्स नहीं है, ये आने वाले 4 दिनों तक ऐसे चलता रहेगा। और बावजूद इसके ईरान की तरफ से शुरुआत तो की गई है कि वो रिटेलिएट कर रहा है, वो इजराइल पे कर रहा है, और जो जितने भी नेवल और एयर बेसिस US के हैं उस रीजन में उनको टारगेट किया जा रहा है। लेकिन इस लड़ाई में ईरान के साथ सीधे तौर पर कोई खड़ा नहीं है सिवाय उसके प्रॉक्सीज के, हुथीज की
की बात की जाए या हिजबुल्लाह की बात की जाए, तो उन प्रॉक्सीज के अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो ऐसे में वॉर को लंबा खींच पाना शायद ईरान के लिए मुश्किल होगा। और जाहिर तौर पर ना सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर्स मगर इंटरनल फैक्टर्स की बात करें तो माना यह भी जा रहा है कि एक बड़ा अपराइजिंग फिर से शुरुआत हो सकती है, जिसको कंट्रोल करने के, जैसे थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया कि वहां पर रॉयट पुलिस को डिप्लॉय किया गया है। तो ऐसे में दोहरी मार है ईरान के लिए, एक तरफ जहां इजराइल और अमेरिका हमला कर रहे हैं बाहर से, तो ऐसे में अगर अपराइजिंग अंदर से भी होती है तो खामनेई के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा सस्टेन कर पाना। तो ऐसे में जिस तरह के अटैक्स हो रहे हैं, जिस तरह की प्लानिंग की गई, एक तरफ बातचीत की बात की जा रही थी कि बातचीत चल रही है, लेकिन इसी बातचीत के दौरान ही अटैक किया जाता है, जैसे कि पिछले साल भी हमने देखा। तो जाहिर तौर पर ईरान के लिए ये वॉर को बहुत लंबा खींच पाना मुश्किल होगा, क्योंकि उसके पास सीधे तौर पर ना ही चीन का और ना ही मॉस्को की तरफ से ईरान ने कंफर्म कर दिया है। क्या कंफर्म किया है कि हमने गल्फ रीजन में जो अटैक किया था, जो टारगेटेड अटैक्स थे, वो किस किस पर थे? वो टारगेटेड अटैक्स थे उन इलाकों पर जहां पर यूएस मिलिट्री बेस है। एक है अल उदैद एयरबेस जो कि कतर में है, एक अल सलेम एयरबेस जो कि कुवैत में है, एक अल दफ्रा एयरबेस जो कि यूएई में है, और 5th एयरबेस जो है वो बहरीन का बताया जा रहा है। यानी वो तमाम इलाके जो जहां पर यूएस कंट्रोल बेस है इन ऑपरेशन फॉर एटलीस्ट 15 ईयर्स। जो नए नवेले हैं उनको तो बख्श दिया गया है, लेकिन जो 15 सालों से ऑपरेट किए जा रहे हैं उनमें कई ऐसे हैं जिनको अटैक किया गया है। अल उदैद है कतर में, फिर बता दूं अल सलेम है, अल दफ्रा है, और एक बहरीन में मौजूद है जिनको अटैक किया गया है। और इसीलिए कुवैत के एयर स्पेस को अभी कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है। ईरान इज गोइंग टू टीच अ लेसन टू इजराइल एंड यूएस, और ऐसा लेसन जो उन्होंने जिंदगी में कभी ये सबक सीखा ही नहीं होगा, ये पढ़ा ही नहीं होगा। मतलब ईरान इस वक्त बहुत रोष में है और वो ये मानने को तैयार नहीं है कि उसे पीछे आना होगा। देखिए, पूरा जो इरानियन रेवोल्यूशन है उसका दारोमदार अब इन 2-4 दिन में ही टिका हुआ है। जो 1979 से लेकर और अभी तक का जो मैं आपको इसलिए रोक रही हूँ, ये प्लीज जरा फुल फ्रेम बताइए ये तस्वीर, ये बड़ी खबर। ये देखिए, ईरान के पूर्व राष्ट्रपति अहमदीनेजाद, उनके घर को अटैक किया गया। इजराइल, देखिए अभी कुछ देर पहले इजराइल की तरफ से इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से कहा गया था कि हमने कुछ बड़े लोगों को भी अपनी जद में लिया है, और वो पहला नाम आ चुका है। पूर्व राष्ट्रपति के घर को उड़ा दिया गया है। अहमदीनेजाद का ये घर बताया जा रहा है। उसके अगल बगल के आप देखिए कैसे अफरा तफरी मची हुई है, लोग अपने घरों से बाहर आ गए हैं, इसलिए भी क्योंकि हर किसी को पता था कि ये यहाँ पर कोई और नहीं, ईरान का पूर्व राष्ट्राध्यक्ष अहमदीनेजाद रहते थे। अब ये नहीं मालूम पड़ पा रहा है कि अहमदीनेजाद उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे, वो ठीक ठाक है कि अटैक उनको अपनी जद में ले गया। अभी कोई जानकारी हमें नहीं है, बस इतना पता चला है। ये तस्वीरों के साथ न्यूज़ 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर। दर्शकों को बता दूं कि जब इजराइल ने अटैक किया तो वो बड़े प्रिसिशन के साथ उन इलाकों में अटैक किया जहां पर रक्षा मंत्रालय है, उस इलाके में अटैक किया जहां पर खुफिया हेडक्वार्टर है, उस इलाके में जो कि खैमनेई का पूरा निवास है, और वहां भी जहां पूर्व राष्ट्रपति अहमदीनेजाद का घर बताया जा रहा है।